Concept Building Problem CBP 4th. Three cars start their motion around a circular path of radius r. तीन कार सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है के चारों ओर के अराउंड मोशन स्टार्ट करती हैं. दे मूव इन सच ए मैनर दैट कार 1 गोज़ फ्रॉम A to B. कार नंबर 1 A से B तक जाती है. कार 2 गोज़ फ्रॉम A to C वाया B. कार नंबर 2 A से C तक जाती है वाया B. मतलब A से पहले B पर जाएगी फिर C पर जाती है. एंड कार 3 गोज़ फ्रॉम A to D वाया B एंड C. कार नंबर 3 A से D तक जाती है वाया B एंड C. अब A से D तक जाने का एक दूसरा रास्ता इधर से भी है, लेकिन वो वाया B एंड C जाती है, मतलब B और C से होकर जाती है. फाइंड देयर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन ऑल द 3 केसेस. तो उन तीनों कारों ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और उन तीनों कारों का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम कार 1 के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे. तो केस 1 फॉर कार 1. अब कार 1 A से लेके B तक जाती है, तो इसी पाथ के अलोंग मोशन करते हुए कार 1 A से लेकर B तक गई होगी. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है. तो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली, जॉइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे. इन दोनों पॉइंट्स को, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जॉइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे. इस लाइन का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा. अभी हमें बताया कि जो ये सर्किल है इसकी रेडियस r है, ठीक है. तो हमें फाइंड करना है AB लाइन सेगमेंट की लेंथ. सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओरिजिन को हमने पॉइंट O से डिनोट किया है. AO लेंथ r है, रेडियस ऑफ द सर्किल. BO लेंथ भी r होगी, रेडियस ऑफ द सर्किल. ट्राइंगल ABO एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो AB इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर. तो यहाँ से A की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. A की वैल्यू कितनी होगी? R. तो ये लिख सकते हैं R स्क्वायर. BO भी रेडियस के बराबर ही होगा लेंथ, तो BO की वैल्यू भी R ही होगी, R स्क्वायर. AB की लेंथ कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2R स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू R टाइम्स रूट 2. तो कार 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? R इंटू रूट 2. ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है. हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. तो अभी हमें कार 1 का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ ये बताना होगा. डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए एक रेफरेंस एक्सिस के साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम एंगल बता देंगे.
तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जा सकती है। अभी जो रेफरेंस एक्सिस है वो हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है हम किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। कैसे, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर होती है। तो यहाँ से जब पॉइंट ए से कार पॉइंट बी की तरफ जा रही है तो डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसे आएगी। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल करना है कैलकुलेट फॉर डायरेक्शन ऑफ कार। तो ये थीटा को हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, दिस इज थीटा, थीटा वन फॉर कार वन। तो tan ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ए ओ। बी ओ हमें बताया आर, ए ओ बी आर, तो ये आया 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा वन इक्वल टू 45 डिग्री। तो कंप्लीट आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टाइम्स √2 एंड थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर। हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को बताना है तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी बताना है और साथ में किस डायरेक्शन में है वेक्टर क्वांटिटी वह भी बताना है। यदि हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताते, डायरेक्शन नहीं बताते, तो सॉल्यूशन इनकम्प्लीट होता। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस के लिए नहीं है। डिस्टेंस तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हम बता सकते हैं। क्या हमें बताना ही है मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 टू मूव पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट A। अभी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कार 1 ने कितनी ट्रेवल की पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने में। डिस्टेंस AB की लेंथ आर्क AB की लंबाई होगी, क्योंकि कार ने इसी पाथ के अलोंग मोशन करना स्टार्ट किया था, या कार 1 AB के अलोंग ही मोशन कर रही थी। तो जो भी आर्क AB की लेंथ होगी वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 होगी, और आर्क AB की लेंथ सरकमफेरेंस, इस सर्किल के सरकमफेरेंस के 1/4 के बराबर होगी। तो सबसे पहले हमें सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कैलकुलेट करनी होगी, फिर उसका हम 1/4 कर देंगे तो आर्क AB की लेंथ आ जाएगी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार 1 टू रीच पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट A। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 फ्रॉम पॉइंट A to B along circular path कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क AB, ये किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस डिवाइड बाय 4।
ये किसके बराबर आएगा, 2πr अपॉन 4. दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई r अपॉन 2. ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3.14 इंटू r डिवाइड बाई 2. दिस इज इक्वल टू 1.57 इंटू r यूनिट. क्या डायरेक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? नहीं. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती. ओके, नाउ विल कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार 2 फ्रॉम A to C बाया B. अभी कार नंबर 2 पॉइंट A से मोशन स्टार्ट करती है और पॉइंट B से होते हुए पॉइंट C तक पहुंचती है. तो इस केस में कार 2 ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये कैलकुलेट करनी है. तो अगेन दिस इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क ABC. दिस इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ आर्क ABC. और ये किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ 2πr. यही तो होगा. इसी की तो लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. तो ये क्या होगा, जो सर्कमफेरेंस है उसका आधा होगा. तो लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस कितनी, 2πr. हाफ कर देंगे तो लेंथ ऑफ आर्क ABC आ जाएगी. तो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू आर यूनिट. ओके, अभी हमें कार 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. तो कार 2 पॉइंट A से मोशन स्टार्ट कर रही है और फाइनली पॉइंट C पर पहुंच रही है. डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट की ही रिक्वायरमेंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. तो जो भी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC होगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार 2 होगा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार कार 2 इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू व्हाट, डायमीटर ऑफ सर्किल. ये पॉइंट O है, AO किसके बराबर होगा, R के, OC R के. तो लेंथ ऑफ AC कितना होगा, R प्लस R, दैट इज 2R यूनिट. अगेन डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्शन क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी की, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर. डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट C है. तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आएगी. तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार 2 इज along पॉजिटिव x axis. तो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर कार 2. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर कार 3. कार 3 A से पॉइंट D तक पहुंच रही है, लेकिन वो पहले B पर जाती है और फिर C पर, देन D पर. तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, लेंथ ऑफ दिस आर्क
ठीक है। कार 3 ए से डी पर ऐसे भी पहुंच सकती थी। यदि ऐसे पहुंचती मीन्स पॉइंट ए से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मोशन करना स्टार्ट करती, तब भी पॉइंट डी तक पहुंच जाती, लेकिन उसके इसमें डिस्टेंस डिफरेंट होती। कार 3 ने पॉइंट ए से क्लॉकवाइज सेंस में मोशन स्टार्ट की है, ठीक है। तो जो भी ये पाथ ट्रेवल्ड किया, इस पाथ के अलोंग मोशन की, तो जो डिस्टेंस होगी वो इसी पाथ के अलोंग ही कैलकुलेट की जाएगी। भले ही फाइनल पॉइंट डी इस पाथ के अलोंग मोशन करते हुए भी अचीव किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में कार 3 किस पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट डी तक पहुंच रही है, उसी पाथ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी डी क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड बाई कार 3, और ये किसके बराबर होगी? ये लेंथ कितनी होगी? 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स पाई आर अपॉन 2, 1.5 इंटू 3.4 आर यूनिट, that is equal to 4.71 into R unit। ओके, अभी हमें कार 3 के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो कार 3 ए से डी तक पहुंच रही है। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही देखना है। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो जो भी AD की लंबाई आएगी, लेंथ ऑफ AD विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आसान है, ये R है और ये R है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? x मान लीजिए, x² इज इक्वल टू R² प्लस R²। यहाँ से x की वैल्यू R√2 यूनिट। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। लेकिन अभी हमें डायरेक्शन भी बतानी है। ध्यान दो, जो हमने फर्स्ट केस किया था उसमें कार 1 ए से लेके बी तक मूव कर रही थी। कार 1 ए से लेके बी तक मूव कर रही थी, और इस केस में कार 3 ए से लेके डी तक मूव कर रही है। तो जो फर्स्ट केस था, ये एंगल कितना आया था? θ1 इक्वल टू 45 डिग्री। और इस केस में भी ये एंगल कितना आएगा? θ3 इक्वल टू tan ऑफ θ3 इज इक्वल टू R अपॉन R, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा? θ3 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो θ1 और θ3 इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि ये दोनों ही थीटा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ हैं और दोनों की वैल्यू 45 है, लेकिन ये दोनों पॉइंट तो डिफरेंट हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो θ1 है वो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और θ3 पॉजिटिव x एक्सिस से क्लॉकवाइज सेंस में है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ
डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार 3 is at angle 45 degree with positive x-axis in clockwise सेंस। क्योंकि यदि आपने क्लॉकवाइज सेंस नहीं लिखा तो कुछ भी पॉसिबल है, मतलब इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो जो हमने कार 1 में डायरेक्शन लिखी थी वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऐड करना होगा। ओके, क्लियर।